नमस्कार स्टूडेंट्स। क्लास 9 के सिविक्स सब्जेक्ट में हम लोग आज यहाँ पर चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि लोकतंत्र की बात की गई है कि लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि लोकतंत्र है क्या। तो कहा गया है कि ये जो हमारा लेसन है ये अलग अलग डेमोक्रेसीज़ के अलग अलग फेसेस की बात करता है कि डेमोक्रेसी को किस तरह से कहीं पे डोमिनेट किया गया है, तो कहीं पे डेमोक्रेसी के नाम पर किस तरह से छला गया है। तो बहुत सी स्टोरीज़ इसमें शामिल हैं, जैसे कि पाकिस्तान से रिलेटेड बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, जिम्बाब्वे है उसकी बात करेंगे, उसके अलावा जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है चाइना, वो भी इसमें शामिल होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या। तो जैसा कि इसके डेफिनेशंस आप सब और भी क्लासेस में पिछले क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे, तो सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के लिए, ठीक है, और लोगों के द्वारा एक शासन है जहाँ पे कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हो, आपके पास अधिकार होता है कि आप उसको वोट दोगे और वोट के थ्रू एक सही रिप्रेजेंटेटिव जो आपको लगता है उसको आप चुन लोगे। तो सबसे पहले अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा दी थी कि बी द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन है वो लोकतंत्र कहलाता है। तो अब ये देखते हैं कि ये वर्ड डेमोक्रेसी आया कहाँ से है। तो ये है ग्रीक वर्ड से आया है डेमोक्रेसिया, ठीक है, और जिसमें कि डेमोस का मतलब होता है लोग, पीपल, और क्रेसिया का मतलब होता है रूल। तो लोगों का यहाँ पे जो रूल है, ठीक है, शासन है, उसको कहा गया है डेमोक्रेसी। तो इसलिए सिंपल सी बात है कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों का शासन है। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि इसका और सिंपल से सिंपल जो रूल है वो क्या हो सकता है। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे कि गवर्नमेंट में, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चुनने का अधिकार आम जनता को है, ठीक है, जो सिटीजन्स हैं वो चुनेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो गवर्नमेंट में मेजॉरिटी में जो आएंगे वो अपनी सरकार बनाएंगे, रूल करेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें कुछ और कंट्रीज़ की, जैसे कि नेपाल है, सऊदी अरेबिया है, तो यहाँ पे जो रूल है ये बिल्कुल भी कैसा रूल है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये सब रॉयल फैमिलीज़ के जो हैं वही शासन करते हैं, तो इसको डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट है अगर देखा जाए तो दुनिया भर में, ठीक है, वो सब चाहते हैं खुद को डेमोक्रेटिक कहलाना, जबकि वो है भी नहीं फिर भी कहलाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट का। आप सोच लो कि आपको इतनी आज़ादी है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी खुद ही चुन सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये काफ़ी अच्छी एक प्रक्रिया है जिसमें कि आप अपने शासक को चुन सकते हो। कहा गया कि लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक ऐसी डेमोक्रेसी को फॉर्म करें, एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको चुने जो कि सही हो, ठीक है। दूसरी जो यहाँ पे टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं मेजर डिसीजंस जो लिए जाते हैं इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू। आप सब पाकिस्तान, ऑब्वियस सी बात है हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो इसके बारे में इसका नाम ज़रूर सुने होंगे। तो कहा गया कि पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ थे, ठीक है, इनका पूरा नाम है जनरल परवेज़ मुशर्रफ। इन्होंने मिलिट्री कूप किया था। अब मिलिट्री कूप क्या है? तो जब तख्ता पलट कर दिया जाता है, ठीक है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको हटा करके और जब सैन्य शासन लगा दिया जाए तो इसको मिलिट्री कूप कहते हैं। तो यहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ जो कि जनरल थे सेना के, इन्होंने मिलिट्री कूप किया, तख्ता पलट किया अक्टूबर 1999 में, 1999 में, और ख़ुद को उन्होंने क्या कर दिया, डिक्लेयर किया कि मैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव हूँ इस कंट्री का। और बाद में उन्होंने क्या कर दिया कि जो डेजिग्नेशन है, ठीक है, उनका था, उसको उन्होंने क्या कर दिया कि नहीं, अब तो मैं प्रेसिडेंट हूँ। और 2002 में वो एक रेफरेंडम ले आए, ठीक है, कंट्री में,
और अपने आप को ग्रांट कर दिया कि 5 साल तक मैं अब यहाँ पे प्रेसिडेंट रहूँगा। तो ये यहाँ से तो समझ में आती है बात कि यहाँ पे ना तो कोई डेमोक्रेसी की बात है, ना ही ऐसा कुछ भी ऐसी कोई विचारधारा है। बस आए, सेना का शासन किए और खुद को ही एक रेफरेंडम लाकर कह दिए कि अब मैं ही 5 साल तक यहाँ पे प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है, तो कहा गया है कि 2002 अगस्त में फिर इन्होंने क्या किया कि एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेकर आए और इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि यहाँ की जो अथॉरिटी है वो मैं हूँ। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि यहाँ पे तख्ता पलट के कारण ये सब चीज़ हुआ और फाइनली जो है वो यहाँ पे फाइनल अथॉरिटी जो है वो डिसीज़न का, कि जितने भी अब डिसीजंस लिए जाएंगे वो अब किसके थ्रू होंगे, तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के थ्रू होंगे। ठीक है, और कहा गया कि फॉर्मली उन्होंने क्या किया, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट को भी यहाँ पे लागू कर दिया। उसके अलावा गवर्नमेंट जो थी उसको भी रखा, लेकिन आप देख सकते हो कि रियल पावर जो है वो खुद के पास रखा। और खुद क्या थे, खुद इलेक्टेड नहीं थे। तो ये कितनी मज़े वाली बात है ना कि पार्लियामेंट को भी इलेक्ट करा लिया, गवर्नमेंट भी बनवा लिया, और उसके बाद में फिर सबसे बड़ी पोस्ट जिस पे वो बैठे उसमें इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं था। तो आप ये समझो कि यहाँ पे एक तरह से डेमोक्रेसी तो एग्जिस्ट ही नहीं किया। खुद को बताते रहे कि डेमोक्रेसी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी जैसी कोई बात थी नहीं। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो क्या कहता है, डेमोक्रेसी साफ साफ ये बात बताती है कि जो फाइनल डिसीजन है कि पावर किसके हाथ में जाएगा, ये हमेशा इलेक्टेड होता है आम लोगों से। लेकिन आप यहाँ जो ये पाकिस्तान वाली स्टोरी हो इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों का इसमें कोई सहयोग ही नहीं है कि इलेक्ट लोग करेंगे। तो ये तो था आपका एक फीचर डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी बस दिखाने के लिए था और काम बिल्कुल भी डिक्टेटर वाला हो रहा था। दूसरा पॉइंट है हमारा मेजर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो यहाँ पे हम लोग दो ऐसे कंट्रीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले है चाइना। ठीक है, चाइना में आप देखोगे कि इलेक्शन जो है वो हर 5 साल पे होता है और कंट्री का पार्लियामेंट यहाँ पे फॉर्म किया जाता है, जिसको कि कहा गया है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। आप देखोगे कि एनसीईआरटी की बुक में आपको इसका चाइनीज़ नेम भी मिलेगा। ठीक है, क्वांगो रेनमिन डायबियो डाहुई। तो ये आप प्रोनाउंस कर लेना, ये चाइनीज़ में कहा गया है। ऐसे अगर सीधे सीधे अंग्रेज़ी में है तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस। कहा गया कि यहाँ पे जब इलेक्शन कंटेस्ट होता है तो उसके पहले एक कैंडिडेट जो है उसको अप्रूवल मिलना चाहिए चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है, दूसरी बात कही गई है कि जो मेंबर्स चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से हैं और उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी से या फिर जो लोग अप्रूव्ड हैं वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि बहुत फेयर है। ठीक है, कंपटीशन की बात ही कहाँ है, आपको अप्रूवल लेना होगा मेंबर्स को। ठीक है, कि वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से हैं या फिर 8 स्मॉल पार्टीज़ जो है जिनको अप्रूव करेगी कम्युनिस्ट पार्टी, बस वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ भी डेमोक्रेसी जैसी बात तो दिखती नहीं है। दूसरी कही गई है कि गवर्नमेंट जब भी बनेगी तो कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी। तो काहे का यहाँ पे भैया डेमोक्रेसी की बात करना है ना। उसके अलावा कहा गया कि वोटर्स जो हैं बेचारे वोटर्स हो जाते फिर यहाँ, क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री चॉइस जो है वो अवेलेबल है ही नहीं। तो चाइना को आप कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो एग्जिस्ट करता है। एक पार्टी है, आपको घूम फिर करके उसी को वोट डालना है, तो फिर कैसी डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे। ठीक है, दूसरा हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे मेक्सिको का। ठीक है, कहा गया है कि जब ये आज़ाद हुआ 1930 में, ठीक है, उस समय से लेकर 2000 तक जितने भी इलेक्शन हुए वो हमेशा एक ही पार्टी जीतते आई, जिसका नाम था पीआरआई। ठीक है, पीआरआई का फुल फॉर्म है आपका इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। कहा गया कि पीआरआई जो है वो बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स खेलती है इलेक्शंस में। ठीक है, और हर बार जीत जाती है। अब आप सोचो कि हर बार एक ही पार्टी जीत रही है, तो ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी पार्टी थी इसलिए जीत रही थी। देखो रीज़न क्या था जीतने का। कहा गया है कि ये यहाँ पे और कोई रूलिंग पार्टी जो है वो बन ही नहीं पाई कि जो इसको डिफीट कर सके, जबकि लोग इसके खिलाफ रहते थे फिर भी नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है यहाँ का
वो कभी भी फेयर इलेक्शन की बात ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते थे, इवन कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स तक को भी डरा धमका देते थे। उसके अलावा जो टीचर्स हैं उनको भी कि आपको बस पीआरआई पार्टी को ही वोट देना है। फिर ये क्या करते थे, रुपए पैसे से उनका मुंह बंद कर देते थे। तो ऐसे डर्टी गेम्स खेल करके और हर बार जीत जाते थे, क्योंकि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे, पीआरआई पार्टी की बात नहीं मानोगे, तो फिर आपके साथ बहुत सारे अत्याचार जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो ये थी मेक्सिको की स्टोरी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई इलेक्टोरल कंपटीशन जैसी चीज़ जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो डेमोक्रेसी की तो बात ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हो। कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि इक्वल राइट टू वोट नहीं है। आप अगर इसमें बात करो सऊदी अरेबिया की, तो वहाँ पे महिलाओं को आज़ादी नहीं है अपना वोट जो है वो डालने का। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि दुनिया का पहला ऐसा देश है भारत, जहाँ पे कि आज़ादी के साथ साथ महिलाओं को बराबर अधिकार भी मिला। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो सिर्फ पुरुषों को ही नहीं, महिलाओं को भी मेन स्ट्रीम में वोट डालने के लिए बिल्कुल भी उनको भी आज़ादी मिली कि हाँ, वो भी अपने वोट का, अपने मत का प्रयोग करेंगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपने लिए लड़ाई लड़नी पड़ी कि विमेंस को वोट डालने दो, ऐसा नहीं था। उसके अलावा कहा गया है कि यहाँ पे जैसे, ये तो सऊदी अरेबिया की बात हो गई कि यहाँ पे विमेंस को राइट नहीं था, राइट टू वोट का। उसके अलावा यहाँ पे एक और कंट्री की बात हम लोग करेंगे, एस्टोनिया। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे आप देखोगे कि इसने क्या किया है कि जितने भी इसके सिटीजनशिप रूल्स हैं, तो उनमें इसने क्या कर दिया है कि जो लोग रशियन माइनॉरिटी के हैं, ठीक है, तो उनको ये वोट डालने नहीं देंगे। बसे हुए हो आप, लेकिन आपको वोट डालने नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप रशियन माइनॉरिटी से हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। जबकि आप इंडिया में देखोगे माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला कोई चक्कर ही नहीं है। भारत के नागरिक हो आप तो चलो वोट डाल सकते हो, बस आपकी उम्र जो है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए या 18 वर्ष से अधिक की। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे फ़ीज़ी की बात करते हैं, जहाँ के इलेक्टोरल सिस्टम में ये कहा गया है कि जो लोग इंडिजीनियस फ़ीज़ी हैं, ठीक है, तो उनके वोट की वैल्यू जो इंडियन फ़ीज़ी हैं, फ़ीजियंस हैं, उनसे कहीं ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि फ़ीज़ी में जो वहीं पे जन्म लिए वैसे जो फ़ीज़ी हैं उनके वोट की वैल्यू है, जबकि एक इंडियन फ़ीजियन जो है उसके वोट की वैल्यू नहीं है। जबकि डेमोक्रेसी क्या कहता है, डेमोक्रेसी साफ साफ ये बात कहती है कि जो एडल्ट सिटीज़न है उसके एक वोट की वैल्यू जो है वो है। ठीक है, मतलब एक वोट एक बराबरी का स्थान, हर एक पर्सन जो है उसके वोट की वैल्यू इक्वल है। लेकिन इन कुछ कंट्रीज़ में जैसे सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फ़ीजी, इन सब में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम लोग बात करते हैं रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स की, जिसमें हम लोग एक बहुत अच्छे से कंट्री का नाम यहाँ पे है जिसके बारे में बात करेंगे, जिम्बाब्वे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने लिखा है ज़ैनू पीएफ। तो ये ज़ैनू पीएफ जो थी वो पार्टी का नाम है। ठीक है, तो कहा गया कि जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली थी 1980 में, और इस कंट्री ने बहुत सारे इलेक्शंस देखे, लेकिन इस पे रूल हमेशा रहा किसका, तो ये ज़ानू पीएफ जो पार्टी है इसका ही रूल रहा। और इसके जो हेड थे उनका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, कहा गया कि प्रेसिडेंट मुगाबे जो थे वो पॉपुलर थे, लेकिन वो बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस करते थे इलेक्शंस में, मतलब कि जीतने के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे। कहा गया कि वहाँ पे एक लॉ भी था, ठीक है, कि आप अपने जो प्रेसिडेंट हो, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज़ भी इतना नहीं कर सकते हो जितना भारत में है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई भी कुछ भी बोल करके और निकल जाता, वो यहाँ पे नहीं था। ठीक है, जिम्बाब्वे में सिंपल सी बात थी कि एक लॉ था जिसमें कि क्रिटिसाइज़ भी आपको करना है तो वो लिमिट में करना है प्रेसिडेंट को। उसके अलावा कहा गया कि टेलीविज़न और जो रेडियो है ये भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, और हमेशा इस पर एक ही गाना बजता रहता था, जो रूलिंग पार्टी जो है उसका ही वर्जन हमेशा चलते रहता था। आप कुछ कुछ इसको समझ सकते हो कि ये नॉर्थ कोरिया टाइप की बात हो गई कि जो नॉर्थ कोरिया के रूलर चाहेंगे वही टीवी पे चलेगा। तो यही हाल था जिम्बाब्वे का भी। उसके अलावा है कि जो
लीडर्स जो हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे यहाँ पे, या फिर जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, वो कहीं से भी, ठीक है, डेमोक्रेटिक थे ही नहीं। अब ये इस तरह के डर्टी ट्रिक्स खेल रहे हैं तो कहाँ से डेमोक्रेटिक हो गए। फिर कहा गया कि जर्नलिस्ट जो थे यहाँ पे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स के, उनको बहुत हराश किया जाता था अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ गए तो। अब आप देख रहे हो कि जिसको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है डेमोक्रेसी में, यहाँ पे सबसे बड़ा अत्याचार वहीं पे हो रहा है कि प्रेस जो है, ठीक है, जो जर्नलिस्ट हैं उन्हीं को हराश किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और प्रेसिडेंट मुगाबे जो है, ठीक है, उनको 2017 में यहाँ से फोर्सली हटाया गया था। तो ये भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं रही थी जिम्बाब्वे के लिए, लेकिन चलो फाइनली हटाया गया इनको, फोर्स से ही सही इनको हटा दिया गया था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर अगर देखा जाए तो एक डेमोक्रेसी कहता क्या है। तो सिंपल सी बात है कि डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए कि एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, जिसमें एक अच्छा सा ऑपोजिशन होना चाहिए, और ये हमेशा इलेक्शन के बाद तय रहना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो डिक्टेटर वाली हरकत ना करे। तो बहुत ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेसी में एक नॉर्मल एक्टिविटी हो पॉलिटिक्स की, और उसके अलावा रूलिंग पार्टी भी हो और ऑपोजिशन भी हो। उसके अलावा रिस्पेक्ट होना चाहिए सिटीजन्स के राइट्स का, क्योंकि अगर सिटीजन्स के राइट्स का अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। उसके अलावा है कि हर किसी को अपने ओपिनियन को, ठीक है, एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए। फिर है कि वो एसोसिएशंस जो है उसको फॉर्म कर सके, प्रोटेस्ट कर सके। और उसके अलावा अगर कोई भी ऐसा पॉलिटिकल एक्ट्स है या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ है तो उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन करके अपनी बातों को गवर्नमेंट के समक्ष रख सके। तो ये होती है डेमोक्रेसी। उसके अलावा है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसको हमेशा एक सही तरीके से, एक सही कंडीशन से, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो बनानी चाहिए इलेक्शंस के थ्रू। उसके अलावा है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो ऑब्वियस सी चीज़ें ऐसा कोई काम ना करे और ऐसी कोई भी डर्टी ट्रिक्स ना अपनाए चुनाव को जीतने के लिए, ठीक है, और हमेशा जो बेसिक रूल्स है उसकी रिस्पेक्ट करे। और रिस्पेक्ट करे इसलिए ताकि वो अपने देश में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो माइनॉरिटी है चाहे वो मेजॉरिटी है, भले ही उनकी आबादी 10 ही क्यों ना हो, किसी की भी, ठीक है, तो सबके लिए वो बिल्कुल भी सेम बेसिक रूल्स बनाए। उसके अलावा है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं सिटीजन्स के और राइट्स हैं उनको हमेशा क्या करे, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। और प्रोटेक्ट करे जित गवर्नमेंट जो है वो बेटर कैसे हो सकती है, ऑब्वियस सी चीज़ है कि बेटर तभी हो सकती है जब लोगों का विश्वास अपनी सरकार पर हो कि उनकी सरकार जो है उनके लिए बिल्कुल भी सही है और उस सरकार में वो बहुत ही आज़ादी के साथ नियम पूर्वक रह सकते हैं। तो फिर इसमें हमने ये पढ़ा कि जितने भी मेजर डिसीजंस होंगे, ठीक है, वो किसके थ्रू होंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, ठीक है। अपॉर्चुनिटी जो है वो सबके लिए होगी और लोग जो हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने और रिमूव करने दोनों के राइट्स जो है वो इक्वली मिलेंगे। उसके अलावा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी लिमिट तय करती है। तो ये होता है डेमोक्रेसी का रियल फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वाई डेमोक्रेसी। तो इसमें सबसे पहले हम ये आर्ग्यूमेंट देखते हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो रेगुलर इलेक्शंस जो है और जो लीडर्स बार बार बदलते रहते हैं इससे इंस्टेबल होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी बार बार अगर नेता बदल रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि स्टेबिलिटी नहीं रहती है। उसके अलावा है कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो बहुत बार मनी और पावर के बेस पे भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन मेथड्स को अपना करके जीत जाते हैं। डेमोक्रेसी में ये भी पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होता है। इसलिए होता है क्योंकि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सबसे कंसल्ट करो, सबकी राय सुनो, सबका ओपिनियन देखो, तो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। उसके अलावा है कि एक बार जो इलेक्ट हो गया लीडर वो 5 साल तक भले ही
हो सकता है कि चुनने में कोई गलती हो गई हो कॉमन पब्लिक से, सिटीजन्स से, तो 5 साल तक उनको आप झेलो। बुरे भी हैं तो 5 साल के बाद आप सोच सकते हो उनको बदलने का। उसके अलावा डेमोक्रेसी जो है वो करप्शन को भी लीड करती है, क्योंकि ऑब्वियस ही चीज़ है कि ये इलेक्टोरल कंपटीशन पे बेस्ड होती है, तो ये करप्शन को भी कहीं ना कहीं लीड करती है। उसके अलावा जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो सोच नहीं पाते, डिसाइड नहीं कर पाते। अब बहुत कम पार्टीज़ हैं और उसी में आपको डिसाइड करना 5 साल इसको रखो, फिर 5 साल के बाद दूसरे को ले आना है, फिर वही 5 साल के बाद घूम फिर करके, तो एक आप कह सकते हो कि बहुत सारा यहाँ पे चॉइस नहीं है। तो ये इस कारण भी जो ऑर्डिनरी पीपल है वो समझ भी नहीं पाता है, या फिर उसको ये पता भी नहीं चलता है। कभी कभी लगता है कि ठीक है किसी की भी सरकार है, हमें क्या लेना देना। तो ये डेमोक्रेसी के कुछ आप कह सकते हो कि नेगेटिव यहाँ पे थिंग्स हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि डेमोक्रेसी अच्छी है बाकी गवर्नमेंट से तो कैसे है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये बेटर गवर्नमेंट है, क्योंकि ये मोर अकाउंटेबल फॉर्म है, ठीक है, गवर्नमेंट की। उसके अलावा है ये क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है, डिसीज़न मेकिंग की क्वालिटी को ये प्रोवाइड करती है कि कैसे डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उससे डील किया जा सकता है, ठीक है। ये लोगों की डिग्निटी को हैम्पर नहीं करती है, उसको इन्हेंस करने की कोशिश करती है, ठीक है, और सबकी डिग्निटी जो है उसको बचाने का काम करती है। उसके अलावा है कि ये बेटर फॉर्म इसलिए भी है क्योंकि ये अपने ही मिस्टेक्स को, ठीक है, सही करने का रास्ता देती है, मौका देती है कि अगर आपसे गलती हो गई है, अगर कभी गलत रिप्रेजेंटेटिव्स चुन लिए गए हैं आपके थ्रू, तो आपको मौका मिलेगा भैया आप इसको चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब तो लाइफ टाइम इसी को झेलना है, वैसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके अगेंस्ट और फेवर में डेमोक्रेसी के कुछ बातें। उसके अलावा लास्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब ब्रॉडर मीनिंग क्या हो सकता है, तो सबसे बड़ी बात है कि एक गुड डेमोक्रेसी जो है वो क्या क्या देती है हमें। तो सबसे पहली बात है कि वो पॉलिटिकल इक्वालिटी देती है और हमें उम्मीद देती है कि हमें बेहतर से बेहतर सरकार जो है वो मिल सकती है। उसके अलावा ये हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, हमें अवसर प्रदान करती है, ठीक है। उसके अलावा ये सोशल इक्वालिटी भी देती है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट का एक बेस्ट फॉर्म है, और डेमोक्रेसी ही बेहतर है एक अच्छे जीवन को जीने के लिए, जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये था क्लास 9 का चैप्टर 1 सिविक्स का। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।